बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 11 है और आज आपका टॉपिक है द पिट्यूटरी ग्लैंड। और आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो लेक्चर है इसका पार्ट 1 देखते हैं। इन मैन पिट्यूटरी ग्लैंड आर हाइपोफाइसिस सेरेब्राई इज़ एन ओवैड स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले तो इसकी शक्ल की बात हो रही है कि इंसान के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई कहते हैं, ये एक ओवैड स्ट्रक्चर है। 0.5 ग्राम इसका वज़न होता है एडल्ट में एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन, और ये ब्रेन से मिला हुआ है, हाइपोथैलेमस से मिला है बेसिकली। किससे? ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी ग्लैंड उस ब्रेन के हाइपोथैलेमस से मिला होता है थ्रू ए शॉर्ट स्टॉक, एक छोटे से स्टॉक के ज़रिए। उस छोटे से स्टॉक का नाम क्या होता है? इनफंडिबुलम। इट हैज़ 3 लोब्स। आपने 10th में आपने कहा था इसके 2 लोब्स होते हैं। अब आपने थोड़ा डीप देखना है इसको, तो अब आप क्या कहोगे इसके कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। विज का मतलब होता है एज फॉलोज, जो कि ये हैं। कितने लोब्स? 3 लोब होते हैं, जो कि ये हैं एंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक, यहाँ तक दोबारा देख लें। इन मैन पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। It is an ovoid structure about 0.5 gram in adult and it is connected to the brain through a short stalk known as infundibulum। अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड है तो इसके 3 लोब्स होते हैं। ठीक हो गया? कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है मीडियन लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। और यही ब्रेन कनेक्टेड है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है? ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसके साथ कनेक्टेड है। किसके ज़रिए? एक शॉर्ट स्टॉक के ज़रिए कनेक्टेड है। उस शॉर्ट स्टॉक का नाम होता है इनफंडिबुलम। इसका नाम इनफंडिबुलम है, जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हाइपोथैलेमस है। और उसका किसका हिस्सा है? हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है। So hypothalamus is a part of brain. So this pituitary gland is attached with the brain with the help of a short stalk that is called infundibulum। और पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब। अब हम पढ़ते हैं एंटीरियर लोब। मेन है, ठीक है, सबसे मेन लोब एंटीरियर लोब है। इट इज़ ऑफन रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड। एंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। या शायद आपने पहले पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करती हैं। इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फिर इसके 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर। और उन 3 में से कौन सा लोब बेसिकली मास्टर है? एंटीरियर लोब। सो एंटीरियर लोब को अक्सर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग प्राइमरी हार्मोन इट प्रोड्यूसेस द ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, कि ये जो एंटीरियर लोब है ये प्राइमरी हार्मोन बनाने के अलावा ये दूसरे हार्मोन भी बनाता है जिनको ट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। ट्रॉपिक हार्मोन क्या करते हैं? कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन इन मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये देख लें, ये पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब है। और एंटीरियर लोब जो है उसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं एंटीरियर लोब को? मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक हो गया? क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये प्राइमरी हार्मोन्स बनाता है, यानी कि ये ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो कि बॉडी के ऊपर क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्ट करते हैं और काम दिखाते हैं। उसके अलावा ये ऐसे हार्मोन बनाता है, ठीक है, ऐसे हार्मोन बनाता है जो दूसरे ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे हार्मोन को ट्रॉपिक हार्मोन्स कहा जाता है। ऐसे हार्मोन्स को ट्रॉपिक हार्मोन कहा जाता है। और ट्रॉपिक हार्मोन क्या होते हैं? दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, दूसरे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो देख लें, ये जो एंटीरियर लोब है इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एंटीरियर लोब है कुछ तो प्राइमरी हार्मोन बनाता है, यानी कि ये डायरेक्ट क्या करते हैं? बॉडी के ऊपर अमल करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ काम करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन डायरेक्ट बॉडी पे अमल करता है और क्या करवाता है? बॉडी की ग्रोथ कराता है। ग्रोथ कराता है।
ठीक, ये डायरेक्ट हार्मोन है, इसको बोलते हैं प्राइमरी हार्मोन। इस प्राइमरी हार्मोन के अलावा एंटीरियर लोब ऐसे हार्मोन बनाता है जो हार्मोन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, सिक्रीशन को, रतूबत को, किसकी सिक्रीशन को, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को। सो एंटीरियर लोब से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। जब एंटीरियर लोब ट्रॉपिक हार्मोन बनाता है और ट्रॉपिक हार्मोन दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, इसी वजह से हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है। एंटीरियर लोब क्या है, मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि प्राइमरी हार्मोन बनाने के अलावा ये ट्रॉपिक हार्मोन बनाता है और ट्रॉपिक हार्मोन दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम इंटीरियर लोब डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को। इट प्रोड्यूसेस फॉलोइंग हार्मोन, ये फॉलोइंग हार्मोन बनाता है। एक प्राइमरी हार्मोन है जो डायरेक्ट अमल करेगा, ठीक है, ट्रॉपिक नहीं है, ठीक हो गया, प्राइमरी हार्मोन। इसमें कौन सा आता है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, क्या कहते हैं इसे, ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन आल्सो कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, STH। ये किसका हार्मोन है, एंटीरियर लोब का प्राइमरी हार्मोन है और बॉडी के ऊपर डायरेक्ट अमल करके ग्रोथ कराता है। सो ये देखना है आपने बच्चों, ये जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है जिसको STH कहते हैं, इसका दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन है। ये हमारी ग्रोथ करवाता है। अब देखें इधर, ये हाइपोथैलेमस है बेटा, हाइपोथैलेमस है जो कि ब्रेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ब्रेन का। और इसी ब्रेन के हिस्से के साथ कौन जुड़ा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये ब्रेन के हिस्से हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह होता है कि ये है सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। और किधर आके एक्ट करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और उसको कहता है, मेरा नाम सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है। आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हाइपोथैलेमस से बहुत सारे रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन निकलते हैं जो कि आके एंटीरियर लोब के जो हार्मोन होते हैं उनको आके रेगुलेट करते हैं। एंटीरियर लोब का हार्मोन है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। अब इसकी सिक्रीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, क्या बना के, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर बना के। सो हाइपोथैलेमस से सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आएगा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या खारिज करेगा, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन STH या ग्रोथ हार्मोन खारिज करेगा। तो सिंपल है, अगर कोई आपसे पूछता है कि सोमैटोट्रोफिन हार्मोन STH या ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, तो आप कहेंगे SRF, सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। वो कहाँ से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से आ रहा है। और ये जो SRF है ये हाइपोथैलेमस से पूरी ज़िंदगी में सिक्रीट होता रहता है, हाइपोथैलेमस से पूरी ज़िंदगी सिक्रीट होता रहता है। चलिए जी देखते हैं। The somatotrophin releasing factor SRF is secreted from the hypothalamus throughout the life। कि जो somatotrophin releasing factor है SRF is secreted from hypothalamus। ये SRF hypothalamus से क्या करता है, सिक्रीट होता रहता है। ओके, तो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को SRF सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर कंट्रोल करता है और ये SRF हाइपोथैलेमस से पूरी ज़िंदगी रिलीज़ होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके उससे STH रिलीज़ करवाता है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से आएगा और सीधा पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और उसको कहेगा कि तुम STH ग्रोथ हार्मोन खारिज करो। ओके, व्हेन ग्रोथ, और याद रखना सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ग्रोथ कराता है इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। व्हेन ग्रोथ हैज़ मोस्टली सीज्ड, जब ग्रोथ का अमल रुक जाता है आफ्टर एडोलेसेंस, यानी कि बलूगत के बाद जब हम बालिग हो जाते हैं तो ग्रोथ का अमल तकरीबन रुक जाता है। द हार्मोन कंटिन्यूज टू प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस,
थ्रू आउट द बॉडी, फिर भी ये हार्मोन बनता रहता है और जिस्म के अंदर क्या बनवाता है, बाद में फिर प्रोटीन की तैयारी करवाता है। तो ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने देखा। फिर हम कुछ कंडीशंस देखते हैं, कुछ डिजीजेस देखते हैं, कुछ डिसऑर्डर देखते हैं। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को कंट्रोल करता है सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और वो पूरी ज़िंदगी रिलीज़ होता है। और जब हमारी ग्रोथ रुक जाती है, कब ग्रोथ रुकती है, एडोलेसेंस के बाद, बलूगत के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, तो फिर भी ये हार्मोन बनता है और फिर क्या करता है, तब जाके हमारे अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को जारी रखता है। अब एक कंडीशन है बेटा, gigantism, if this hormone is produced in excess, अगर ग्रोथ हार्मोन, अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन एक्सेस बने, ज़्यादा बने, कब, ड्यूरिंग अर्ली लाइफ में, देन इट लीड्स टू जिगांटिज्म, तो उससे जिगांटिज्म होती है। ठीक है, आगे चलें। एक्रोमेगाली, if it produced later in the life, causes abnormal development of the hands, the feet and in the jaws, known as acromegaly। बेटा आप ये 3 कंडीशन के बारे में सीख लें। एक होती है जिगांटिज्म, एक होती है ड्वार्फिज्म और एक होती है एक्रोमेगाली। जो जिगांटिज्म और ड्वार्फिज्म है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिगांटिज्म में क्या होता है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में बनता है, ज़्यादा बनता है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में बनता है, कब, अर्ली लाइफ में, यानी कि बच्चा अर्ली लाइफ में है। दूसरे लफ्ज़ों में अर्ली लाइफ का मतलब होता है ड्यूरिंग ग्रोइंग एज। वो बच्चा अपनी नशोनुमा के मरहला में है, अर्ली लाइफ में है, तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया है। तो जब वो यानी कि उस उम्र में है जब नशोनुमा हो सकती है, और ये नशोनुमा ही कराता है। तो जब ये ज़्यादा बनता है नॉर्मल से ग्रोइंग एज में या अर्ली लाइफ में, तो फिर क्या होगा, जो बच्चा होगा वो टाल हो जाएगा और ओवरवेट हो जाएगा, उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, टाल हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा। ऐसी हालत को हम जिगांटिज्म कहते हैं। सो जिगांटिज्म क्या है कि अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन एक्सेस में बने अर्ली लाइफ में, ड्यूरिंग अर्ली लाइफ यानी कि ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, तो एक कंडीशन आती है, एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं जिगांटिज्म, एक एबनॉर्मेलिटी होती है, उसको क्या कहते हैं, जिगांटिज्म। इफ दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस ड्यूरिंग early life, during growing age, then it results a condition, then it result in an abnormality, that abnormality is called gigantism, जिसमें बंदा टाल और ओवरवेट हो जाता है। अब चलते हैं ड्वार्फिज्म की तरफ। ड्वार्फिज्म में सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन क्या बनता है, अंडर सिक्रीट होता है, कम बनता है, लेस बनता है। सो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन अगर कम बने, ठीक है, यानी कि उसकी अंडर सिक्रीशन हो, सिक्रीशन कम हो, तो कब अर्ली लाइफ में, यानी कि ड्यूरिंग ग्रोइंग एज। ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोइंग एज यानी कि अभी बच्चे की नशोनुमा की उम्र चल रही है, उसकी अर्ली लाइफ चल रही है, और उसमें सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन जो है, उसकी अंडर सिक्रीशन हो गई है। तो फिर क्या होगा, ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाएगी, उस बच्चे की ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा वो अलामात आएंगी विच आर एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ थायराइड एंड एड्रीनल हार्मोन्स। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक थायराइड हार्मोन भी होता है बेटा, और एक एड्रीनल हार्मोन भी होता है। उनकी कमी से, थायराइड हार्मोन की कमी से और एड्रीनल हार्मोन की कमी से कुछ अलामात आती हैं, कुछ सिम्टम्स आती हैं। ठीक है, वो अलामात तब भी आ सकती हैं जब ग्रोथ हार्मोन कम बने। सो ग्रोथ हार्मोन जब कम बनता है और जब थायराइड हार्मोन कम बनता है, एड्रीनल हार्मोन कम बनता है, तो अलामात सेम आती हैं तकरीबन। ठीक है, तो आपने ये क्लियर किया कि इफ़ देयर इज़ अंडर सिक्रीशन देन ड्वार्फिज्म रिजल्ट। अगर ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रीशन हो जाए तो कौन सी कंडीशन होती है, ड्वार्फिज्म रिजल्ट होती है। और उसके बाद और क्या होता है, ड्वार्फिज्म का मतलब कद का छोटे रह जाना, बोनापन। इसके अलावा दूसरी सिम्टम्स भी आती हैं विच आर एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ थायराइड एंड एड्रीनल हार्मोन। सिंपल सी बात है, अगर अर्ली लाइफ में ये ज़्यादा बन जाए
तो जिगांटिज्म होगी। अगर अर्ली लाइफ में सोमैटोट्रॉफिन ग्रोथ हार्मोन कम बन जाए तो ड्वार्फिज्म होगी और कद छोटा रह जाएगा। और वो अलामत भी आएंगी जो कि थायराइड की कमी की होती हैं या एड्रिनल हार्मोन की कमी की होती हैं, वो अलामत भी आएंगी। अब लास्ट है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली क्या है? इसमें सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन ज़्यादा बनता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है, एक्सेस में बनता है लेटर इन लाइफ। यहाँ पे सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन एक्सेस में बनता था अर्ली लाइफ में, यानी कि नशोनुमा की उम्र में। यहाँ पे क्या है? लेटर इन लाइफ का मतलब है नशोनुमा की उम्र के बाद। लेटर लाइफ का मतलब था नशोनुमा की उम्र के बाद। अगर एक बंदा 35-40 साल का बंदा है तो उसकी ग्रोइंग एज ख़त्म हो चुकी है, उसकी नशोनुमा की उम्र ख़त्म हो चुकी है। अगर उसमें ये ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगी? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, फीट एंड जॉज। तो उसके हाथ बड़े बड़े हो जाएंगे, पाँव बड़े हो जाएंगे और जबड़े भी बड़े हो जाएंगे। तो ऐसी हालत को एक्रोमेगैली कहते हैं। सो एक्रोमेगैली में भी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कब? लेटर इन लाइफ में सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, उससे एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है हैंड्स की, फीट की और जाज की। ऐसी हालत को एक्रोमेगैली कहते हैं। तो जिगांटिज्म और एक्रोमेगैली में दोनों में सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन ज़्यादा होता है। ये नशोनुमा की उम्र के दौरान ज़्यादा हो जाता है, अर्ली लाइफ में ज़्यादा होता है, यहाँ पे लेटर लाइफ में ज़्यादा होता है। यहाँ पे कद लंबा हो जाता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? जो हैंड्स हैं, फीट हैं, जाज हैं, वो बड़े हो जाते हैं। जबकि ड्वार्फिज्म में अर्ली लाइफ में, ग्रोइंग एज में सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन कम हो जाता है। आगे चलते हैं दूसरा हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। मैं आपको पहले समझा दूं, ये हाइपोथैलेमस है जो कि ब्रेन का हिस्सा है। इस हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? TRF निकलता है। TRF निकलता है, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर निकलता है। कौन निकलता है? थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर। क्योंकि आपको पता है हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर भी निकलते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर भी निकलते हैं। सो हाइपोथैलेमस से थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर निकलेगा और वो सीधा किसके पास आएगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा और एंटीरियर लोब को कहेगा कि मेरा नाम थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर है, एंटीरियर लोब तुम अपना हार्मोन खारिज करो और तुम्हारे हार्मोन का नाम होगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब बनता है तो ये गर्दन में मौजूद थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? गर्दन में मौजूद थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि मेरा नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मैंने आपको स्टिमुलेट करना है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेगा थायराइड ग्लैंड मैंने आपको स्टिमुलेट करना है। वो कहेगा, फिर कहेगा तुम्हें क्या खारिज करना चाहिए? थायरॉक्सिन खारिज करना चाहिए। तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन खारिज करेगा और फिर थायरॉक्सिन के मुख्तलिफ काम होते हैं, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना, ठीक है, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ भी करता है, मतलब ठीक हो गया, और मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेगा। वो हम बाद में देखेंगे, थायराइड ग्लैंड का टॉपिक हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप क्या देख रहे हो? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखें कि रिलीज ऑफ थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड। अब ये क्या कह रहा है कि खून के अंदर थायरॉक्सिन है, खून के अंदर क्या मौजूद है? ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन है। अगर ये थायरॉक्सिन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो पैगाम जाता है किसको? हाइपोथैलेमस को, ठीक है, कि थायरॉक्सिन जो है खून के अंदर कम हो चुका है, थायरॉक्सिन हार्मोन खून के अंदर कम हो चुका है, तो पैगाम किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। और हाइपोथैलेमस को कहा जाएगा कि हाइपोथैलेमस जो खून में थायरॉक्सिन है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो थायरॉक्सिन क्या खारिज करेगा? थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर खारिज करेगा। वो थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर किसके ऊपर आके अमल करेगा? एंटीरियर लोब के ऊपर अमल करेगा। एंटीरियर लोब क्या खारिज करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन खारिज करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास आएगा? थायराइड ग्लैंड के पास आएगा और थायराइड ग्लैंड क्या खारिज करेगा? थायरॉक्सिन खारिज करेगा और इस तरह थायरॉक्सिन का लेवल दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बात थी। अगर ये थायरॉक्सिन ज़्यादा हो, अगर ये थायरॉक्सिन पहले से ही ज़्यादा हो,
तब भी पैगाम किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, और हाइपोथैलेमस को कहा जाएगा कि खून के अंदर थायरॉक्सिन ज़्यादा है। तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर को कहेगा कि आप खारिज ना हो। जब थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर खारिज नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए कोई नहीं निकलेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनाएगा। जब ये TSH कम हो जाएगा या नहीं बनेगा तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कोई नहीं करेगा। जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा तो थायरॉक्सिन भी नहीं खारिज होगा। तो ऐसा ऐसा फिर थायरॉक्सिन का जो लेवल है दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पिट्यूटरी से जो थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर निकलता है उसको कंट्रोल कौन करता है, वो निकले या वो ना निकले, उसकी सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है, ब्लड में मौजूद थायरॉक्सिन का लेवल। ब्लड में मौजूद, अच्छी तरह समझें बेटा, ब्लड में मौजूद थायरॉक्सिन का लेवल क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि हाइपोथैलेमस से थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर निकले या ना निकले, उसकी सिक्रीशन को बढ़ाया जाए या उसकी सिक्रीशन को कम किया जाए। इसका दारोमदार ब्लड में मौजूद थायरॉक्सिन के लेवल पर होता है। तो यही कहा गया है कि रिलीज ऑफ थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर TRF फ्रॉम हाइपोथैलेमस इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इन द ब्लड, के खून में मौजूद थायरॉक्सिन का लेवल कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस से किसके रिलीज को, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर की रिलीज को। आगे चलें, इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन कम होगा देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ TSH एंड वाइस वर्सा। सिंपल सी बात है, ये मैं बता चुका हूँ बेटा। अगर थायरॉक्सिन का जो लेवल है खून के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर थायरॉक्सिन का लेवल खून के अंदर कम हो जाएगा तो TRF बनेगा तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे आकर TSH को भी बढ़ाएगा। तो अगर खून में थायरॉक्सिन कम हो जाए, अगर खून में थायरॉक्सिन कम हो जाए तो TSH की मिकदार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो ज़्यादा आके इस पे ज़्यादा अमल करेगा और ये फिर थायरॉक्सिन को ज़्यादा खारिज करेगा। सो थायरॉक्सिन कम हो तो TSH की मिकदार बढ़ जाती है, अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा हो तो TSH की मिकदार कम हो जाती है। आगे चलते हैं, इट इज़ सिक्रेटेड थ्रू आउट द लाइफ। ये जो TSH है इसकी बात हो रही है, ये पूरी ज़िंदगी खारिज होता है, बट पार्टिकुलरली रीचेज हाई लेवल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये वैसे तो सारी ज़िंदगी खारिज होता रहता है, सिक्रीट होता रहता है, लेकिन जो ग्रोथ का अमल होता है और जो डेवलपमेंट का अमल होता है उसके दौरान ये ज़्यादा बनता है। TSH इज सिक्रेटेड थ्रू आउट द लाइफ बट इट्स सिक्रीशन इज इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़्यादा ही बनने लगता है, वैसे सारी ज़िंदगी ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़्यादा बनता है। इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और ये जो TSH है ये सीधा किसके ऊपर अमल करेगा, खुद नाम से ज़ाहिर है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह रहा है कि मैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हूँ। ठीक है, मैंने जाके किसके ऊपर अमल करना है, थायराइड ग्लैंड के सेल्स के ऊपर अमल करना है, और उसको कहना है कि क्या खारिज करो, थायरॉक्सिन खारिज करो। सो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड में मौजूद सेल के ऊपर डायरेक्ट अमल करेगा और क्या करेगा, इंक्रीजिंग बोथ देयर नंबर एंड देयर सिक्रेटरी एक्टिविटी, और कहेगा थायराइड ग्लैंड के सेल्स तुम भी तादाद में ज़्यादा हो जाओ और अपनी सिक्रीशन को भी ज़्यादा करो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड के ऊपर अमल करेगा और उसके बाद अमल करने के बाद थायराइड ग्लैंड के सेल्स को भी बढ़ाएगा, उनकी सिक्रीशन को भी बढ़ाएगा, और उनकी सिक्रीशन का नाम क्या होता है, थायरॉक्सिन होता है। और थायरॉक्सिन को कौन कंट्रोल करता है, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, ये आपने देखा। आगे आज का लास्ट हार्मोन देखते हैं। अगला जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है उसका नाम है एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, इसको सिंपल CTH भी बोल सकते हैं, कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन या एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। अब देखिएगा कि रिलीज ऑफ कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं ये हाइपोथैलेमस से आते हैं। ठीक है, कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज कंट्रोल्ड बाय द स्टीरॉयड लेवल इन द ब्लड। ठीक है, ये समझना है आपने, ये ब्लड है और ब्लड में स्टीरॉयड का लेवल है, स्टीरॉयड मौजूद है। ठीक है बेटा, ब्लड के अंदर स्टीरॉयड्स मौजूद हैं, लिपिड्स मौजूद हैं। ठीक, स्टीरॉयड लेवल। ओके, अब ये हाइपोथैलेमस है,
और ये क्या है, कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर है। कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर है, कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है। किसके ऊपर आके अमल करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब के ऊपर, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अमल करेगा और कहेगा कि मेरा नाम कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर है और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं हाइपोथैलेमस से आया हूँ। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को उसके रिस्पांस में क्या खारिज करना पड़ता है, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH खारिज करना पड़ता है, जिसको आपने कहा कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन भी आप कह सकते हो। ठीक है, कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से निकलकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या खारिज करेगा, ACTH खारिज करेगा, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन खारिज करेगा। वो ACTH कहाँ पे अमल करेगा, किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, ये किडनी, ये भी किडनी, गुर्दे हैं, गुर्दों के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक इधर और एक इधर। इन ग्लैंड्स को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स। तो ACTH एंटीरियर पिट्यूटरी से बनने के बाद ब्लड में जाएगा और ब्लड से कहाँ पहुँचेगा, गुर्दों के ऊपर मौजूद एड्रीनल ग्लैंड के पास पहुँचेगा। फिलहाल मैं सिंपल समझा रहा हूँ, एड्रीनल ग्लैंड क्या खारिज करेंगे, स्टीरॉयड खारिज करेंगे। क्या खारिज करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड स्टीरॉयड खारिज करेंगे। अब मिसाल के तौर पर समझिएगा बेटा, मिसाल के तौर पर स्टीरॉयड खून के अंदर, ये ब्लड है, मिसाल के तौर पर ब्लड के अंदर स्टीरॉयड का लेवल ज़्यादा है, ब्लड के अंदर स्टीरॉयड का लेवल ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो फिर पैगाम जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास, कि हाइपोथैलेमस ब्लड के अंदर स्टीरॉयड का लेवल ज़्यादा है, हाइपोथैलेमस ब्लड के अंदर स्टीरॉयड का लेवल ज़्यादा है। हाइपोथैलेमस कहेगा ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या कहेगा कि कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर तुम यहाँ से रिलीज़ ना हो, कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर आपने रिलीज़ नहीं होना। जब कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ नहीं होगा तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH भी रिलीज़ नहीं होगा। जब ACTH रिलीज़ नहीं होगा तो एड्रीनल ग्लैंड से दोबारा या और स्टीरॉयड नहीं निकलेगा और एड्रीनल ग्लैंड से स्टीरॉयड हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, तो आखिरकार खून के अंदर स्टीरॉयड का लेवल उस कम से ज़्यादा से किसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, कम की तरफ, और नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसका अपोजिट देख लेते हैं, खून के अंदर, ब्लड के अंदर स्टीरॉयड का लेवल क्या हो चुका है बेटा, कम हो चुका है। खून के अंदर ये वाले हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन क्या हो चुके हैं, कम। तो सीधा मैसेज जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस खून के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन कम हो चुके हैं, तो फिर हाइपोथैलेमस फौरन कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर को कहेगा कि रिलीज़ होके जाओ और मेरा पैगाम किसको दो, एंटीरियर पिट्यूटरी को मेरा पैगाम दो और उसको कहो कि स्टीरॉयड लेवल कम हो चुका है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिन हार्मोन खारिज कर देगा और ACTH खून में जाएगा और एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा, कहेगा कि हाइपोथैलेमस कह रहा है कि स्टीरॉयड का लेवल कम हो चुका है, तो एड्रीनल ग्लैंड, मैं एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हूँ, मैं आप लोगों को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन हूँ, तो आप स्टिमुलेट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ और खून के अंदर क्या खारिज करना शुरू कर दो, स्टीरॉयड हार्मोन खारिज करना शुरू कर दो। और इस तरह एड्रीनल ग्लैंड स्टीरॉयड खारिज करेंगे और खून में, और इस तरह खून के अंदर स्टीरॉयड का लेवल बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि खून के अंदर स्टीरॉयड का लेवल ही कंट्रोल करता है किसके रिलीज़ को, हाइपोथैलेमस से कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर के रिलीज़ को या उसकी सिक्रेशन को रोकने को। सिंपल है, रिलीज ऑफ कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस is controlled by the steroid level in the blood and by direct nervous stimulation of the hypothalamus as a result of stress. Stress क्या हो सकती है, cold, heat, pain, fright, infections। ठीक हो गया। अब ये बातें समझ लें बेटा, अगर खून के अंदर स्टीरॉयड का लेवल कम हो चुका है, इससे हाइपोथैलेमस से कार्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर खारिज हो जाएगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे अमल करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH को खारिज करेगा और ACTH आके एड्रीनल ग्लैंड पे अमल करेगा। इसलिए नाम है इसका, चूंकि ये एड्रीनल ग्लैंड पे अमल करता है लिहाजा नाम है एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड पर स्टीरॉयड खारिज कर देंगे। इसके अलावा हाइपोथैलेमस को डायरेक्ट भी स्टिमुलेट किया जा सकता है और वो नर्वस स्टिमुलेशन होती है डायरेक्ट। कब, स्ट्रेस, जब स्ट्रेस हो
तो हाइपोथैलेमस को डायरेक्ट स्टिमुलेट किया जाता है। वो स्ट्रेस किस शक्ल में हो सकती है? कोल्ड की शक्ल में भी हो सकती है स्ट्रेस, हीट की शक्ल में, पेन की शक्ल में, डर फ्राइट की शक्ल में, या इन्फेक्शन की शक्ल में। तो उस स्ट्रेस की हालत में भी हाइपोथैलेमस से कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर निकलेगा जो इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। इंटीरियर पिट्यूटरी ACTH खारिज करेगा, ACTH एड्रिनल ग्लैंड पे अमल करेगा और एड्रिनल ग्लैंड क्या खारिज करेंगे? स्टीरॉयड खारिज करेंगे। Excess and deficiency results in the disturbance of the normal adrenal functions। अगर ACTH ज़्यादा हो जाए या ACTH कम हो जाए तो किसका काम मुतासर होगा? एड्रिनल ग्लैंड का काम मुतासर होगा। किसका काम मुतासर होगा? याद रखना बेटा, ACTH की कमी से या ACTH की ज़्यादती से किस ग्लैंड का काम मुतासर होगा? एड्रिनल ग्लैंड्स का काम, क्योंकि ये एड्रिनल फंक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड पे अमल करता है। सो ये कम होगा या ज़्यादा होगा तो कौन सा काम मुतासर होगा? एड्रिनल ग्लैंड का काम मुतासर होगा। सो ACTH अगर कम होता है तो एड्रिनल ग्लैंड अपनी रतूबत कम बनाएंगे, अगर ACTH ज़्यादा होता है तो एड्रिनल ग्लैंड अपनी रतूबत ज़्यादा बनाएंगे। सो ACTH की कमी या ज़्यादती किसके काम को मुतासर करती है? एड्रिनल ग्लैंड के काम को मुतासर करती है। अल्लाह हाफ़िज़।